हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर है 21। इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं मिडवाइफरी एंड कम्युनिटी से रिलेटेड। तो आज का हमारा जो सेशन है वो जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग और सीएचओ नर्सिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो जिसने भी हमारे ग्रुप द नर्सिंग शो चैनल के इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी टेस्ट भेजे जाते हैं वो कॉस्ट ऑफ फ्री है और आपकी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। साथ ही जिन्होंने जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द नर्सिंग शो को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ए ऑप्शन 1970, बी ऑप्शन 1963, सी ऑप्शन 1975 एंड डी ऑप्शन 1961। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपको इसमें राइट आंसर देना है कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं जो हमारी इस भर्ती में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा? बी 1963। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारा राइट आंसर रहेगा 1963। जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो कब? 1963 के अंदर ये स्टार्ट किया गया। अब बात आती है इसके साथ ही एक 1970 में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, कौन सा स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और एक और विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है वो भी कब स्टार्ट किया गया था? 1970 में स्टार्ट किया गया था। 1975 में बात की जाए तो कौन सा? ICDS। कौन सा? ICDS कब? अक्टूबर 1975 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ICDS। अगर बात की जाए कि 1961 के अंदर कौन सा प्रोग्राम देखने को मिलता है, कौन सा प्रोग्राम इसमें स्टार्ट किया गया था? वो था मिड डे मील। कौन सा? मिड डे मील। ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSSSC जो एएनएम का एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिड डे मील प्रोग्राम किस मंत्रालय ने स्टार्ट करवाया था, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये जो मिड डे मील है वो कौन सा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया प्रोग्राम है। किसके, कौन से मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 1963 में अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग में फ्लैग साइन देखने को मिलता है? फ्लैग साइन, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन मरासमस, बी ऑप्शन पोलियो, सी ऑप्शन क्वासियोरकर एंड डी ऑप्शन जॉन्डिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा क्वासियोरकर। क्वासियोरकर डिजीज़ है, उसमें हमारा जो मेन साइन सिम्टम देखने, फ्लैग साइन आपसे पूछा जाए क्योंकि साइंस के बारे में इस तरह के साइन डिसऑर्डर हो गए, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगर बात की जाए इसमें दो मेन साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंकी लाइक फेस, मून लाइक फेस किसमें देखने को मिलता है? कैसे? मून लाइक फेस, मून लाइक और मंकी लाइक फेस। तो इस ये दो भी मेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो अगर मून लाइक फेस की बात की जाए तो किसमें? क्वासियोरकर के अंदर देखने को मिलता है। अगर मंकी लाइक का पूछा जाए तो ये किसमें? मरासमस के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरिसन्स ग्रूव साइन किसमें पाया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैरिसन्स ग्रूव साइन है, इसमें क्या होती है? हड्डियां बच्चे की है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बी ऑप्शन एनीमिया, सी ऑप्शन हाइपर फोस्फेटेमिया यानी फोस्फेट की जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो जाना, मात्रा ज़्यादा हो जाना। नेक्स्ट है PEM की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि PEM की फुल फॉर्म क्या है और कौन से डिजीज में देखने को मिलते हैं।
मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा डेफिशिएंसी सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। क्या, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में कौन सा रोग देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है, रिकेटस। अगर बड़ों में, एडल्ट में बात की जाए तो कौन सा, ओस्टियोमलेशिया, कौन सा, ओस्टियोमलेशिया बड़ों के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है और इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये कौन सा विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है या वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इन 3 क्वेश्चन के जवाब देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही से जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में ऑस्टियोपेनिया डिजीज कब हो सकता है, ऑस्टियोपेनिया डिजीज। ए ऑप्शन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सीफेरोल, बी ऑप्शन डेफिशिएंसी ऑफ पोटासियम, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन डी डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑस्टियोपेनिया डिजीज बच्चों में कब देखने को मिलता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, हमारा राइट आंसर रहेगा डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में ऑस्टियोपेनिया डिजीज देखने को मिलता है, हो सकता है उसमें जो ऑस्टियोपेनिया डिजीज है वो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज की वजह से हो सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, जब ब्लड में सोडियम की सांद्रता में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, सोडियम की सांद्रता में कमी। ए ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस, बी ऑप्शन ऑस्टियोपेनिया, सी ऑप्शन हाइपोनेट्रेमिया एंड डी ऑप्शन प्रोथ्रोम्बिनेमिया, यानी जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन है उसकी कमी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर इसमें रहने वाला है ब्लड में सोडियम की सांद्रता में कमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रेमिया। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, हाइपोनेट्रेमिया। ब्लड के अंदर सांद्रता की कमी हो जाती है तो हाइपोनेट्रेमिया डिजीज देखने को मिलता है, सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम में निम्न में से कौन सा साइन एंड सिम्टम हो सकता है, कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलता है। आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था, आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया गया है क्योंकि बच्चे जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो प्रोग्राम और जो स्कीम है, योजनाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है उनको। तो लास्ट के जो 7 डेज है आपके पास, जितने भी अब दिन बचे हैं, 10 बचे हैं या 7-8 जो दिन बचे हैं, तो आपको उनमें क्या करता है, मेन जो हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं हैं, स्कीम हैं, जो प्रोग्राम है वो आपको देखने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके जो सन है यानी कौन से वर्ष में ये लॉन्च किया गया, ये नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ना है साथ में, लेकिन साथ में ये भी पढ़ना है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, कौन सा इसका लाभार्थी समूह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन ओनली लॉन्च हुआ ये भी नहीं आ सकता है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन बोनापन, बी ऑप्शन सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, सी ऑप्शन गोइटर एंड डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ, यानी दोनों। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी जो नंबर ऑप्शन है उसमें हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ए एंड बी बोथ, यानी बोनापन भी देखने को मिलता है और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन भी बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। और गोइटर नामक डिजीज भी बच्चे के अंदर हो सकता है। जो आयोडीन डेफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो क्या, गोइटर डिजीज देखने को मिलता है। ये भी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। अगर रोग की बात की जाए डिजीज, तो गोइटर डिजीज है वो देखने को मिलता है। मेन सबसे कौन सी ग्रंथि, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो कौन सी, थायराइड ग्लैंड सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्ले से क्या अर्थ है, पैरेलल प्ले। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन बच्चा अकेला ही खेलता है, बी ऑप्शन
इसमें बच्चा स्वयं भाग लेकर आनंद प्राप्त करता है। सी ऑप्शन, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और वो खिलौनों के क्या करते हैं, साझा करते हैं यानी बांटते हैं एक दूसरे में। डी ऑप्शन, बच्चा दूसरे बच्चों की मौजूदगी में अकेले ही खेलता है और उनको खेल में शामिल भी नहीं करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सबसे पहले जब बच्चा खेल कितने 5 टाइप के बताए गए हैं। सबसे पहले एक्टिव और दूसरा कौन सा, पैसिव। तो एक्टिव में क्या होता है, बच्चा खुद एक्टिव होता है, वो भागता है या खुद क्रिया करके क्या करता है, प्ले करता है। पैसिव में क्या होता है कि वो दूसरों की गतिविधियों को देख के खुश होता है, उसमें बच्चे की शारीरिक और कोई भी मतलब वो एक्टिव नहीं होता है, उसमें पैसिव में माना जाएगा। जैसे कि टीवी देखना, रामलीला देखना। और इसमें अब बच्चा अकेला खेलता है, उसको क्या बोलेंगे हम, सोलिएटरी प्ले। सोलिएटरी प्ले बोलेंगे कि बच्चा जब अकेला खेलता है वो किस टाइप का प्ले है, सोलिएटरी प्ले है, जिसमें बच्चा स्वयं भाग लेकर आनंद प्राप्त करता है। तो वो कौन सा, एक्टिव प्ले। मैंने आपको बताया था कि बच्चा स्वयं भाग लेता है उसमें, तो वो कौन सा होता है, एक्टिव प्ले। एक फिर आता है बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और वो खिलौना क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो वो कौन सा है, एसोसिएटिव प्ले। कौन सा, एसोसिएटिव प्ले। अब बात आती है कि बच्चा बच्चों की मौजूदगी के अंदर भी अकेला खेलता है और उनके खेल में शामिल नहीं होता है या उनको नहीं करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी। तो पैरेलल प्ले क्या है कि बच्चा दूसरे बच्चों की मौजूदगी में भी अकेले ही खेलता है और उनको खेल में शामिल नहीं करता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब CSSM प्रोग्राम का हिस्सा बना। अब CSSM का फुल फॉर्म क्या है, करेक्ट इसकी जो फुल फॉर्म है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये प्रोग्राम कब आया था। ए ऑप्शन 2005, बी ऑप्शन 1992, सी ऑप्शन 1985, डी ऑप्शन 2000। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले तो UIP कब आया था, स्टार्टिंग में कब आया था, 1985 में। कब, 1985 के अंदर UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये और अगर बात की जाए कि यूनिवर्सल प्रोग्राम है वो NHM का हिस्सा कब बना, NHM का तो कब बना, 2005 में। NRHM का हिस्सा कब बना, 2005 में। अब बात आती है कि CSSM क्या है। इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। क्या है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। कब आया था, ये आया था 1992 में। कब आया था, 1992 में आया था। तो इसके अंदर क्या हमारा राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा बी, यानी जो UIP प्रोग्राम है वो CSSM यानी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का हिस्सा कब बना, 1992 में बना था। एक और प्रोग्राम आया था 1992 में, कौन सा, BFHI यानी कौन सा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। कब आया था, 1992 में ये भी प्रोग्राम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना भारत सरकार ने कब शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन 1995, बी ऑप्शन 2014, सी ऑप्शन 1997, डी ऑप्शन 2002। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले तो PPI कब आया था, PPI कब आया था, 1995 में आया था। प्लस पोलियो जो प्रोग्राम है वो कब आया था, 1995 में आया था। अब इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सी, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना कब, 1997 में भारत सरकार ने क्या की, शुरू की 1997 में। तो सी हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोकोकल वैक्सीन को मिशन इंद्रधनुष में कब शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो CHO का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष में कब शामिल किया गया। ए ऑप्शन 2014, बी ऑप्शन 2015, सी ऑप्शन 2016 एंड डी ऑप्शन 2017। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा कौन सा, डी ऑप्शन है
वो हमारा राइट आंसर रहेगा। पीसीवी वैक्सीन है, पीसीवी को कब इसके अंदर जो मिशन इंद्रधनुष में शामिल किया गया, 2017 के अंदर इसे शामिल किया गया। और मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था, कब आया था, तो वो आया था कब आया था, दिसंबर 2014 को। कब? दिसंबर 2014 को ये प्रोग्राम इन मिशन इंद्रधनुष आया था। पीसीवी वैक्सीन इसके अंदर कब शामिल की गई थी, 2017 में। और अगर बात की आपसे पूछा जाए कि 2016 में कौन सी वैक्सीन को शामिल किया गया, तो 2016 में रूबेला, कौन सी, रूबेला, जेई यानी जापानी एन्सेफेलाइटिस, और आईपीवी, और कौन सी, आरवीवी, इनको शामिल किया गया था। 4 वैक्सीन थी, इनको शामिल किया गया था। रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस, आईपीवी और रोटा वायरस को इसमें शामिल किया गया था। किसमें? 2016 में शामिल किया गया था मिशन इंद्रधनुष में। फिर जो 2017 में किसको, पीसीवी वैक्सीन को शामिल किया गया था। तो हमारा राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, 2017 में। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटा को कब इसमें शामिल किया गया, पेंटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पेंटा वैक्सीन को इन मिशन इंद्रधनुष के अंदर कब शामिल किया गया। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ में ही ये क्लास है जो सभी जो एएनएम, जीएनएम और सीएचओ नर्सिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह औषधि जो स्टमक और इंटेस्टाइन से गैस को बाहर निकालती है कहलाती है। ए ऑप्शन गैलेक्टोगोगोज, बी ऑप्शन कार्मिनेटिव, सी ऑप्शन डायफोरेटिक्स एंड डी ऑप्शन डेमुलसेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि स्टमक और इंटेस्टाइन से गैसेस को बाहर करती है वो औषधि को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो औषधियों जिस के समूह है, जैसे कि बुखार उतारने वाली दवाई है तो उसे एंटीपायरेटिक बोलते हैं। जब अगर पेन किलर्स है तो उनके समूह को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन से गैस को बाहर निकालती है वो उन दवाइयों को हम क्या बोलते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बी, कार्मिनेटिव। क्या रहेगा, कार्मिनेटिव। अगर गैलेक्टोगोगोज क्या होती है, गैलेक्टोगोगोज जो मिल्क फ्लो को इंक्रीज करती है, जो मिल्क फ्लो को क्या करती है, इंक्रीज करती है, उन्हें क्या बोला जाता है, गैलेक्टोगोगोज। अब बात आती है डायफोरेटिक्स जो स्वेटरी ग्लैंड्स हैं, जो पसीना लाने वाली जो ग्रंथियां हैं उन्हें उत्तेजित करती है, उन्हें स्टिमुलेट करती है। तो उन दवाइयों को क्या बोलते हैं, डायफोरेटिक्स। डेमुलसेंट क्या होती है कि म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी सेफ्टी करती है। किसकी सेफ्टी, म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या करती है, सेफ्टी करती है। तो उसे डेमुलसेंट ड्रग जो समूह को क्या बोलते हैं, जो ड्रग है उसके समूह को उसको बोलते हैं डेमुलसेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इक्विपमेंट दिखाया जा रहा है, उसके बाद में आपको इसके यूजेस के बारे में पूछेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, इमेज में बताया गया इक्विपमेंट का उपयोग किसमें किया जाता है। आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको इक्विपमेंट दिखाया जाए, उसके बाद में उसके यूजेस के बारे में पूछा जाए। तो इसमें जो ये इक्विपमेंट दिखाया जा रहा है उसका नाम है क्या है, हेड मिरर। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हेड मिरर है वो कब कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए ईयर एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी नोज एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी थ्रोट एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। तो जो हेड मिरर है उसका यूज़ कौन सा डॉक्टर करता है, जो ENT स्पेशलिस्ट है वो करता है। ENT यानी
ईयर और नोज़ और थ्रोट, यानी ईयर के एग्जामिनेशन के लिए भी, नोज़ के एग्जामिनेशन के लिए और थ्रोट के एग्जामिनेशन के लिए ये मशीन है जो हेड मिरर है वो यूज़ की जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट एज डायबिटीज़, स्टेबल डायबिटीज़ एंड कीटोन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ किसका अदर नेम है? यहाँ पे आपको अदर नेम पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी गेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबाउट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको ये डायबिटीज़ दे दिए। डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार की डायबिटीज़ देखने को मिलती है, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और तीसरी है गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एडल्ट एज डायबिटीज़, स्टेबल डायबिटीज़ और कीटोन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ किसका अदर नेम है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर इसमें रहने वाला है ऑप्शन बी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसे एडल्ट एज डायबिटीज़ का क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लमसम 30 ईयर्स एज के बाद में देखने को मिलता है। स्टेबल डायबिटीज़ होता है और इसमें क्या होता है कि कीटोन बॉडीज़ नहीं बनते हैं, तो कीटोन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं हम कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, तो इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम आपको, इसके भी 3 अदर नेम है। इसे बोला जाता है कि कीटोन प्रोन डायबिटीज़। क्यों? क्योंकि इसमें कीटोन बॉडीज़ बनती है। कीटोन प्रोन डायबिटीज़, ब्रिटल डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा? जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल, ये बिहार के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जो बिहार के अंदर एनएम का पेपर हुआ था अभी, तो उसमें क्या पूछा गया था कि जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है था। तो आपको इनके अदर नेम के बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए इसके। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, उसके भी 3 नेम हैं। क्या? ब्रिटल डायबिटीज़, कौन सा? और कीटोन प्रोन डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 30 ईयर्स एज से पहले ही इसकी एज जो शुरुआत है वो हो जाती है। अब बात आती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो पाया जाता है डायबिटीज़ महिला में देखने को मिलता है, तो उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। एक और प्रमुख बात है कि 3P साइन किस में देखने को मिलता है? डायबिटीज़ में देखने को मिलता है 3P साइन। 3P साइन के अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 3P की फुल फॉर्म क्या है, कौन से 3P है जो डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डेसिबल की साउंड सुनने में असमर्थ पर्सन को हियरिंग हैंडीकैप्ड कहते हैं? यानी इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 60 एंड सी ऑप्शन 20 एंड डी ऑप्शन 90। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अगर आपसे बात की जाए कि जो नॉर्मल साउंड है, हीयरिंग की नॉर्मल साउंड है वो कितनी होती है? 20 से क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज होती है। तो जो 20 क्या है, ये सबसे न्यूनतम आपसे पूछी जाए कि सबसे न्यूनतम या मिनिमम, तो क्या होती है? 20 हर्ट्ज। अगर आपसे बात की जाए कि अधिकतम वो कितनी जो हर्ट्ज की साउंड है वो सुन सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज ये अधिकतम है, मैक्सिमम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि कितने डेसिबल की जो साउंड है वो सुनने में असमर्थ पर्सन है, किसी को कितने मतलब डेसिबल तक नहीं सुनाई देता, तो हम उसको ईयर हैंडीकैप बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 60 डेसिबल। क्या रहेगा? बी हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया। सबसे पहले तो एनीमिया क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एनीमिया क्या है। ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, बी ऑप्शन थैलासीमिया, सी ऑप्शन
परनीसियस एनीमिया, डी ऑप्शन मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले तो जो सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया है, ये क्या है? कंजेनाइटल एनीमिया है। जो बच्चे के अंदर क्या होते हैं? जन्मजात हीमोफीलिया डिजीज़ है, तो उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, ये क्या है? कंजेनाइटल एनीमिया के अंदर गिने जाते हैं। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये कोई विटामिन है, उसका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से ये देखने को मिलता है परनीसियस एनीमिया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया, तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा रहेगा? डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा एनीमिया देखा जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है गर्भवती में? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके अंदर किस टाइप का एनीमिया पाया जाता है, उसी कौन से नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका जो राइट आंसर है वो लिखें। तो इसमें हमारा जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसका हमारा राइट आंसर रहेगा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर देखकर बताएं कि यह किस प्रकार का हेडेक है। पिक्चर आपको देखनी है, शो हो रही है आपके सामने, इस पिक्चर को आपको देखना है, इसको देख के बताना है कि ये किस प्रकार का माइग्रेन है, या माइग्रेन है, टेंशन है, क्लस्टर है। तो आपको इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि ये साइनस हेडेक, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में टेंशन हेडेक, सी ऑप्शन माइग्रेन हेडेक, डी ऑप्शन क्लस्टर हेडेक। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा सी, माइग्रेन हेडेक। कौन सा रहेगा? माइग्रेन हेडेक, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन सिकनेस का कारण है, मोशन सिकनेस किसका कारण है? ए ऑप्शन फूड पॉइजनिंग के कारण वॉमिटिंग, बी ऑप्शन ट्रेवल के कारण वॉमिटिंग, सी ऑप्शन फियर के कारण वॉमिटिंग, एंड डी ऑप्शन हेडेक के कारण वॉमिटिंग। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोशन सिकनेस क्या है, किसके कारण से होने वाली जो वॉमिटिंग है उसे क्या बोला जाता है? मोशन सिकनेस बोला जाता है। पर किसके कारण हो रही वॉमिटिंग को बोला जाता है? अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग आ रही है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग सिकनेस की, मॉर्निंग सिकनेस। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बी, ट्रैवल के कारण अगर वॉमिटिंग आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन सिकनेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? मोशन सिकनेस। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाइटिस कॉमन कोल्ड इज, रिनाइटिस आर कॉमन कोल्ड इज यानी क्या है? ए ऑप्शन वायरल, बी ऑप्शन बैक्टीरियल, सी ऑप्शन फंगल, डी ऑप्शन प्रोटोजोअल। तो रिनाइटिस किसके कारण होने वाला डिजीज है? रिनाइटिस क्या है? कॉमन कोल्ड डिजीज है। इसमें रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफिंग, ये मेन साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कि वायरल। क्या है? वायरल। ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोस्पाइरोसिस। लेप्रोस्पाइरोसिस एक डिजीज है, लेप्रोस्पाइरोसिस। और कौन सा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। अब आपको क्वेश्चन इसमें बताना है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसका भी आपको राइट आंसर देना है। तो ए ऑप्शन 20 से 30 डेज, बी ऑप्शन 7 से 12 डेज, सी ऑप्शन 13 से 15 डेज, एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबोव। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा इसमें रहेगा बी, 7 से 12 डेज। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लेप्रोस्पाइरोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण ये होने वाला डिजीज है लेप्रोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक मोहन और फक के द्वारा
दिया गया मॉडल है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैक मोहन और फक के द्वारा दिया गया मॉडल कौन सा है? ए ऑप्शन मल्टीफैक्टोरियल कॉजन, बी ऑप्शन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी, सी ऑप्शन वेब ऑफ कॉजन, डी ऑप्शन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैक मोहन के द्वारा जो और फक के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, वेब ऑफ कॉजन। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें क्या है कि इन्होंने बताया था कि कोई भी डिजीज़ है, जैसे कि हार्ट अटैक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक के लिए सिर्फ जो रोगाणु है या विषाणु है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिम्मेदार हो। इसके लिए क्या होते हैं कि बहुत सारे डिजीज़, जैसे कि ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, अगर उसको स्ट्रेस है, अगर उसमें देखने को मिलता है, अगर उसमें कोरोनरी डिजीजेज है, अगर और हार्ट से संबंधी अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है हार्ट से संबंधित, तो उसके अंदर क्या होता है? डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो इसमें क्या है कि वेब ऑफ कॉजन का ये सिद्धांत उसमें दिया था। अब बात आती है कि जर्म थ्योरी में। जर्म थ्योरी में क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार था कि केवल रोग से ही रोगाणु पैदा होते हैं। उसके अनुसार इसे जो स्ट्रेस है, अदर जो कोई भी डिजीज़ है, उस कोई भी अदर जो कॉजेज़ है उससे कोई लेना देना नहीं था इसका। और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी में मेन 3 जो कारक थे वो कौन से थे? फर्स्ट कौन सा था? एजेंट, दूसरा था होस्ट, और थर्ड कौन सा था? इन्वायरमेंट। इनकी जो ट्रेड थ्योरी बनती थी, ट्रेड जो बनता था ट्राइएंगल, तो इन्हें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी का नाम दिया गया। और ये जो मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी है, ये मोस्ट कॉमन पूछा जाता है क्वेश्चन में। और मल्टीफैक्टोरियल कॉजेजन क्या है? ये भी वेब ऑफ कॉजन है उसके सिद्धांत की तरह ही। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हाइपरटेंशन है, किसी को टीबी है, तो टीबी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है गरीब के अंदर, ये मान लो जो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, गरीब भी है, जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस के जो जर्म है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी उसे फैला सकते हैं। तो इसमें मल्टीफैक्टोरियल कॉजेजन यानी बहुत सारे फैक्टर क्या करते थे? इसको कोज करते थे। और ये जर्म थ्योरी इसमें भी सेम, इसमें रोगाणु, तो इसमें जो मैक मोहन और फक के द्वारा जो मॉडल दिया गया है वो कौन सा था? वेब ऑफ कॉजन मॉडल था। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSY में लो परफॉर्मेंस स्टेट में अर्बन एरियाज में आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? सबसे पहले तो JSY की फुल फॉर्म क्या है और कब आया था JSY? ए ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 600, सी ऑप्शन 700 एंड डी ऑप्शन 1000। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? JSY कब आई थी? फटाफट से इसका राइट आंसर दें कि JSY जननी सुरक्षा योजना ये कब आया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लो परफॉर्मेंस स्टेट में अर्बन एरियाज है, वहाँ पे आशा को कितनी राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 400 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ए हमारा करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए कि जो रूरल एरिया है, लो परफॉर्मेंस स्टेशन में रूरल एरिया है, वहाँ पे कितनी दी जाती है? तो 600 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज साइकिल के किस स्टेज में डायग्नोज इम्पॉसिबल और साइन सिम्टम क्लियर नहीं होते हैं? यहाँ पे डायग्नोज है वो क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। डिजीज साइकिल की कितने स्टेजेस है? 6 स्टेजेस है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो वो स्टेजेस कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ए ऑप्शन इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन प्रोड्रोमल पीरियड, सी ऑप्शन फास्टिजियम पीरियड एंड डी ऑप्शन डिफ्रेवेस्केंस पीरियड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डायग्नोज इम्पॉसिबल और सिम्टम और साइन क्या होते हैं? क्लियर नहीं होते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि डायग्नोज पॉसिबल और साइन सिम्टम क्लियर और फुल पिक पॉइंट पे डिजीज़ कहाँ पे होता है, तो वो फास्टिजियम में होता है। अगर क्लियर और डायग्नोज के बारे में पूछा जाए, साइन सिम्टम क्लियर और डायग्नोज पॉसिबल, तो वो फास्टिजियम पीरियड में होता है। लेकिन जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्रोड्रोमल पीरियड। तो इसमें क्या होता है? साइन सिम्टम क्लियर नहीं होते हैं और डायग्नोज क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्योर इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है, यानी एकदम प्योर इन्फेक्शन है, प्योर। ए ऑप्शन HIV एड्स, बी ऑप्शन डिसेंट्री, सी ऑप्शन एटेलैक्टेसिस एंड डी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा ट्यूबरक्लोसिस हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा, प्योर इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन सफिशिएंसी डिजीज कौन सा है? सफिशिएंसी यानी ओवर डिजीज के कारण, ओवर जो डाइट है, ओवरडोज डाइट है तो उसके कारण, ओवरडोज के कारण, जैसे डेफिशिएंसी की कमी से, तो वैसे ही डेफिशिएंसी की कमी से अगर पूछा जाए तो कौन सा, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण केराटोमेलेसिया है, बिटाटा स्पॉट्स है, ब्लाइंडनेस है, ये मिलता है। तो यहाँ पे सफिशिएंसी की बात हो रही है, यानी अगर किसी को ओवरडोज ले ली जाए तो वो कौन सा डिजीज है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटिस, बी ऑप्शन स्कर्वी, सी ऑप्शन एनीमिया एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबोव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज मेलाइटिस। अगर हम ग्लूकोज की ओवरडेज हमारे अंदर हो जाए, अगर किसी पर्सन के अंदर हो जाए तो उसे डायबिटीज मेलाइटिस नामक डिजीज हो जाता है। अगर पूछा जाए कि सफिशिएंसी, तो एनीमिया और ये जो स्कर्वी है वो क्या होता है? सफिशिएंसी की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिजीज है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए, डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्रप्सियो प्लेसेंटी में अव्यक्त प्रकार में ब्लीडिंग होती है। अब्रप्सियो प्लेसेंटी क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ए ऑप्शन, सारा ब्लड वेजाइनल रूट से निकल जाता है। ऑप्शन बी, कुछ ब्लड वेजाइनल रूट से निकल जाता है और कुछ डेसिडुआ और मेम्ब्रेन के पीछे रह जाता है। सी ऑप्शन, सारा ब्लड डेसिडुआ और मेम्ब्रेन के पीछे एकत्रित हो जाता है। एंड डी ऑप्शन क्या होता है? नॉन ऑफ अबोव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब्रप्सियो प्लेसेंटी क्या है? अब्रप्सियो प्लेसेंटी में क्या होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा का स्थान है वो तो क्या होता है कि नॉर्मल होता है, प्लेसेंटा अपनी जगह पे ही होता है। लेकिन क्या होता है, ये ट्रम से पहले ही क्या होता है कि ट्रम से पहले ही ये पृथक्करण यानी अलग होके बाहर निकलने लगता है। तो अब्रप्सियो प्लेसेंटा ये कितने 3 टाइप का देखने को मिलता है किसी महिला में, ये कितने 3 टाइप का देखने को मिलता है। अगर जो प्लेसेंटा है इसमें 3, इसको जो ब्लीडिंग है उसके आधार पर इसे 3 टाइप में बांटा गया, ब्लीडिंग के आधार पर। व्यक्त प्रकार में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो क्या होती है, ब्लड क्या होता है वेजाइनल रूट से बाहर निकल जाता है सारा। और अव्यक्त प्रकार में, जो इसके अंदर अव्यक्त प्रकार है उसमें क्या होता है कि सारा ब्लड डेसिडुआ और मेम्ब्रेन के पीछे एकत्रित हो जाता है। क्या होता है कि सारा जो ब्लड है वो डेसिडुआ और मेम्ब्रेन के पीछे एकत्रित हो जाता है। और अगर मिश्रित प्रकार में क्या होता है, कुछ तो वेजाइनल रूट से निकल जाता है और कुछ क्या होता है डेसिडुआ और मेम्ब्रेन के पीछे रह जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटी की विशेषता में शामिल नहीं है। प्रोकैरियोटी, ए ऑप्शन अनसेलुलर, बी ऑप्शन एनएरोबिक, सी ऑप्शन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कौन सी जीव है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इसकी विशेषता में शामिल नहीं है प्रोकैरियोटी। 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप, यानी सेक्सुअल टाइप से इसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निग्लेज फार्मूला का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ए ऑप्शन बर्न में, बी ऑप्शन प्रेगनेंसी में, सी ऑप्शन प्रिपीरियम में, डी ऑप्शन बी और सी बोथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? निग्लेज फार्मूला का रूल कब यूज़ किया जाता है? निग्लेज फार्मूला
क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निगलेज फॉर्मूला क्या है। जब हम ईडीडी ज्ञात करते हैं, ईडीडी, तो उसको जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है तो हम उसे निगलेज फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो ये कब यूज़ किया जाता है, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा प्रेगनेंसी में, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है कौन सी पोजीशन है, तो उसके किस भाग पर बेड सोर होने की संभावना रहती है। ए ऑप्शन ऑक्सीपट, बी ऑप्शन नी, सी ऑप्शन बटक्स एंड डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 20 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि किसमें जो बेड सोर की प्रोन पोजीशन यानी वो कैसे पेट के बल लेटा हुआ है, तो उसमें कौन से जो देखने को मिलते हैं, किस भाग पर बेड सोर होने की संभावना रहती है। तो हमारा इसमें जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारा राइट आंसर रहेगा नी जो भाग है, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। घुटने में क्या देखने को मिलता है, बेड सोर की संभावना हो सकती है। अगर वो सुपाइन में लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में है, तो उसके ऑक्सीपिट और बटक्स में देखने को मिलेंगे। ऑक्सीपिट और बटक्स में क्या, बेड सोर देखने को मिलते हैं। अगर वो प्रोन पोजीशन में है तो महिला के अंदर ब्रेस्ट, ईयर, ये महिला के अंदर ब्रेस्ट और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होते हैं, बेड सोर होने की संभावना रहती है। इसके साथ में जो ईयर है, ईयर और जो पेट हो गया और जो नी, एंकल, जो फिंगर्स है, हाँ, जो पैर की फिंगर्स है, उसमें क्या होता है, बेड सोर होने की संभावना रहती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोमेट्रियम इज रिलेटेड टू, ए ऑप्शन कार्डियक, बी ऑप्शन यूट्रस, सी ऑप्शन ब्रेन, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबाउ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा यूट्रस। यूट्रस के अंदर 3 जो लेयर्स है वो पाई जाती है, कितनी, 3 लेयर्स पाई जाती है। तो जो बाहर की लेयर है उसे किस नाम से, पेरीमेट्रियम, और जो अंदर की है उसे एंडोमेट्रियम, और जो बीच की सबसे मोटी लेयर है, मसल लेयर बोलते हैं, तो वो कौन सी होती है, मायोमेट्रियम। और कार्डियक है उसकी भी 3 लेयर पाई जाती हैं, कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं कमेंट बॉक्स में बताना है। और ब्रेन की जो कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, ब्रेन और कार्डियक की लेयर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी लेयर पाई जाती है और इनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो भी साथी हमारे इस चैनल पर, द नर्सिंग शो चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी टेस्ट दी जा रही हैं आपकी जो प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, DMPA को कितने महीने बाद रिपीट किया जाता है। अब DMPA की फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्पेशल क्लासेस है, फैमिली प्लानिंग क्लासेस है, मैंने उसमें आपको बताया है DMPA की फुल फॉर्म बताई है। तो आपको इसमें बताना है कि DMPA की फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन 2 महीने बाद रिपीट किया जाता है, बी ऑप्शन 4 महीने बाद, सी ऑप्शन 3 महीने बाद एंड डी ऑप्शन 1 महीने बाद। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसे कितने महीने के बाद में रिपीट किया जाता है 30 नंबर क्वेश्चन में। और इसकी स्टैंडर्ड डोज के बारे में अगर बात की जाए तो कितनी होती है, ये महिला में कितना लगाया जाता है, 150 mg लगाया जाता है। अगर बात की जाए कि नेट जो EN है, नोर इथेस्टोन इंटेट है, वो कितना लगाया जाता है, वो लगाया जाता है 200 mg, कितना, 200 mg। और कितने महीने के बाद में रिपीट किया जाता है, 3 मंथ के बाद में महिला में रिपीट किया जाता है। अगर DMPA की बात की जाए तो ये कितने महीने बाद रिपीट किया जाता है, सॉरी, जो नोर इथेस्टोन इंटेट है वो 2 महीने के बाद में रिपीट किया जाता है, कितने, 2 मंथ के बाद में।
और जो DMPA है वो 3 महीने के बाद में क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट EN नो इथेस्टोन इंटेट की स्टैंडर्ड डोज कितनी होती है? आपको मैंने अभी जस्ट बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन 150 mg, बी ऑप्शन 150 ग्राम एंड सी ऑप्शन 200 GM ग्राम एंड डी ऑप्शन 200 mg। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 31 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 200 mg। क्या रहेगा? 200 mg, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये कितने समय के बाद में रिपीट किया जाता है? मैंने आपको जस्ट बताया था। ये कितने समय के बाद में? ये 2 मंथ के बाद में क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। और DMPA 3 मंथ के बाद में क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है महिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू लेबर पेन की विशेषता में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ शो, बी ऑप्शन वाटर बैग ऑफ वाटर, सी ऑप्शन ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कॉन्ट्रैक्शन एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें 32 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ट्रू लेबर पेन, यानी जो लेबर पेन है उसे फॉल्स लेबर पेन, फॉल्स और ट्रू के अंदर बांटा गया है। तो इनकी विशेषताएं हैं। तो फॉल्स लेबर पेन में क्या है कि ये लेबर पेन में के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाते हैं। और क्या होता है कि दर्द कम होता है, जो भी प्रेगनेंसी का जो पेन है वो कम होता है। और साथ में ही ये दर्द क्या होता है, सेडेटिव दवाइयाँ वगैरह, ड्रग्स वगैरह लेने से क्या होता है, आराम करने से ठीक हो जाता है। लेकिन ट्रू लेबर पेन क्या होता है कि ये इसमें जो लाइटनिंग है, प्रेजेंस ऑफ शो, बैग ऑफ वाटर, ये सारे साइन उसके अंदर पाए जाते हैं। म्यूक जो प्रेजेंस ऑफ शो, बैग ऑफ वाटर, हिंड वाटर, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 32 नंबर क्वेश्चन में 32 नंबर में हमारा राइट आंसर रहेगा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। ये नहीं इसके अंदर पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन क्या होता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो अनियमित और इरेगुलर और कभी कभार आने वाले जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, उसे बोला जाता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं? ट्रू लेबर पेन के दौरान नहीं पाए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या करते हैं? रेगुलर हो जाते हैं और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किस योजना के अंतर्गत किया गया? ए ऑप्शन निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम, बी ऑप्शन इंदिरा महिला उड़ान शक्ति योजना, सी ऑप्शन लाडो रानी योजना एंड डी ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई योजना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा इंदिरा महिला उड़ान शक्ति योजना। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा? इंदिरा महिला उड़ान शक्ति योजना। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? CM अशोक गहलोत के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 19 दिसंबर 2021। 19 दिसंबर 2021 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। कौन सी? इंदिरा महिला उड़ान शक्ति योजना। इसके अंदर जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनको शामिल किया गया है। निःशुल्क सैनिटरी वितरण इसके जो प्रोग्राम है वो शामिल किया गया है कि कौन सी योजना के अंतर्गत? इंदिरा महिला उड़ान शक्ति योजना के अंतर्गत। किसके द्वारा शुरू की गई थी? CM अशोक गहलोत। कब? 19 दिसंबर 2021 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर की एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेशन कितना सेंटीमीटर होता है? लेबर की एक्टिव फेज में। अब लेबर की स्टेजेस कितनी होती है? 4 स्टेजेस होती है। तो इसमें कौन कौन सी होती है? ए ऑप्शन 2 से 3, बी ऑप्शन 3.5 से 8 एंड सी ऑप्शन 3.5 से 6
एंड डी ऑप्शन 3 से 7.5 किसमें सेंटीमीटर में, यहाँ पे आपको लिख रखा है सेंटीमीटर में पूछा है। तो कितना जो एक्टिव फेज में कितना डायलेशन हो जाता है, तो आपको करेक्ट आंसर इसमें देना है 34 नंबर क्वेश्चन में। जो फेज देखने को मिलती है, फर्स्ट फेज एक तो होती है लेबर के अंदर 3 फेज देखने को मिलती है, कौन सी, लेटेंट, एक्टिव एंड थर्ड कौन सी होती है, ट्रेडिशनल। और जो फर्स्ट फेज है उसको किस नाम से जाना जाता है, जो 4 स्टेजेस है आपको उसके अदर नेम किस नेम से जाने जाते हैं, आपको इसमें करेक्ट आंसर देना है। तो जो फर्स्ट फेज है उसकी जो एक्टिव फेज है उसके अंदर सर्विक्स का कितना जो डायलेशन है वो होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा बी, 2.5 से लेके 8 सेंटीमीटर का डायलेशन उसमें देखने को मिलता है। अगर फर्स्ट में कितना होता है, तो फर्स्ट में होता है 2.5। सर्विक्स के डायलेशन ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन तक क्या होता है, लेबर की लेटेंट फेज होती है। उसके बाद से 8 से 10 जो सेंटीमीटर का डायलेशन देखने को मिलता है वो किसमें, ट्रेडिशन जो फेज है लेबर की फर्स्ट फेज है ट्रेडिशन, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट फेज स्टेज कितने समय की होती है, प्राइमरी ग्रेविडा में लेबर की फर्स्ट स्टेज कितनी होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन 10 से 12 हावर्स, बी ऑप्शन 16 से 18 हावर्स, सी ऑप्शन 12 से 14 हावर्स एंड डी ऑप्शन 6 से 8 हावर्स। 35 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, प्राइमरी ग्रेविडा में लेबर की फर्स्ट स्टेज यानी जो सर्विक्स डायलेशन की स्टेजेस है, डायलेशन स्टेजेस है, उसकी जो टाइमिंग है वो कितनी रहेगी क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है। प्राइमरी ग्रेविडा यानी जो फर्स्ट बार बच्चे को जन्म दे रही है प्राइमरी ग्रेविडा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 35 नंबर क्वेश्चन का सी, 12 से 14 हावर्स। कितना रहेगा, 12 से 14 हावर्स। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन है उसका रूट क्या है, किस रूट से ये वैक्सीन दी जाती है बच्चे में। ए ऑप्शन इंट्रामस्कुलर, बी ऑप्शन सबकुटेनियस, सी ऑप्शन इंट्राडर्मल एंड डी ऑप्शन ऑरली। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा बी, सबकुटेनियस, एससी रूट से दी जाती है। एससी रूट से एक और वैक्सीन दी जाती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, कौन सी, मिजल्स। कौन सी दी जाती है, मिजल्स। मिजल्स वैक्सीन कितने टाइम पर दी जाती है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और जापानीज एंसेफेलाइटिस कब और कितनी दी जाती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रूट डोज और टाइम के बारे में आपको बताना है। जेई एंसेफेलाइटिस सभी राज्यों के अंदर नहीं दी जाती, ये जो चुनिंदा राज्य है जहाँ पे ये जो डिजीज़ फैलने की संभावना है वहाँ पे ये वैक्सीन दी जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इम्यूनाइजेशन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम दिखाई दे रहा है, डायग्राम में आपको बताना है कि इसमें जो चिन्हित किया गया इमेज में सिरिंज के लाल घेरे में क्या चिन्हित किया गया है, यानी जो लाल घेरे के अंदर यहाँ पे मैंने आपको पार्ट पूछा है कि जो सिरिंज है उसके पार्ट के बारे में पूछा है। तो पार्ट के अंदर जो लाल घेरे में आपको दिखाई दे रहा है तो उसका नाम बताना है कि क्या नाम है। आप ध्यान से इमेज को देखें। 37 नंबर क्वेश्चन में इमेज है, उसको ध्यान से देखना है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है बेवल, ए ऑप्शन है बेवल, बी ऑप्शन प्लंजर, सी ऑप्शन नीडल हब एंड डी ऑप्शन क्या है, नीडल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 37 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा सी, नीडल हब। क्या रहेगा, नीडल हब, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको जो सिरिंज के पार्ट है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, सिरिंज के सारे पार्ट आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोज ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ए ऑप्शन वायरस, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन प्रोटोजोआ एंड डी ऑप्शन क्या है, पैरासाइट। क्या है, पैरासाइट।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। 38 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 38 में, और ये किससे फैलता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज है वो किससे फैलता है, तो ये फैलता है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। किससे, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट से ये फैलता है। किससे, कोज ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या है, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, वायरल। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्या, वायरल है, वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा हेपेटाइटिस किस हेपेटाइटिस का अदर नेम है। ए ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, बी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन हेपेटाइटिस सी एंड डी ऑप्शन हेपेटाइटिस डी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डेल्टा हेपेटाइटिस। और एक मोस्ट कॉमन पूछा जाता है सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस किसका अदर नेम है, मैंने आपको पूछा है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सीरम हेपेटाइटिस के नाम से कौन से डिजीज़ को जाना जाता है, कौन से हेपेटाइटिस को जाना जाता है, इन चार में से आपको बताना है। यहाँ पे मैंने आपको 39 में क्वेश्चन में पूछा है कि डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से किस हेपेटाइटिस को जाना जाता है या किस हेपेटाइटिस का अदर नेम है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हेपेटाइटिस डी, डी से डेल्टा, आपको याद रखने में इजी हो जाएगा, डी से डेल्टा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज डिजीज का कोज है। ए ऑप्शन वायरस, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन फंगल, डी ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रेबीज डिजीज क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है डिजीज सब क्यों होता है और उसका कोज क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन में जो रेबीज वायरस है उसमें कौन सा होता है, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण देखने को मिलता है। 38 नंबर क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा जो फाइलेरियासिस डिजीज है वो फाइलेरियासिस डिजीज है वो किसके कारण, क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण फैलता है। किसके कारण, क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण ये फैलता है। जो रेबीज है वो क्या है, रेबीज क्या है, एक वायरल डिजीज है, किसके कारण, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। जो फाइलेरियासिस मैंने आपसे पूछा था 38 नंबर में पूछा था मैंने फाइलेरियासिस, तो वो क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन नॉन ए एंड नॉन बी वायरस किस हेपेटाइटिस को कोज करने वाले कारक का नाम है। नॉन ट्रांसफ्यूजन, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। ए ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, बी ऑप्शन हेपेटाइटिस सी, सी ऑप्शन हेपेटाइटिस ई एंड डी ऑप्शन हेपेटाइटिस ए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन नॉन ए एंड नॉन बी वायरस किस हेपेटाइटिस को कोज करने वाले कारक का नाम है। यहाँ पे पूछा जाता है ये कारक का नाम है, तो ये कौन सी हेपेटाइटिस को कोज करता है। 41 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा सी। क्या रहेगा, सी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट निम्न में से किस रोग का प्रमुख सिम्टम है। कॉप्लिक स्पॉट, ए ऑप्शन माम्स, बी ऑप्शन रूबेला, सी ऑप्शन मिजल्स एंड डी ऑप्शन चिकन पॉक्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अगर आपसे मिजल्स का अदर नेम पूछा जाए तो मिजल्स क्या क्या नाम है अदर, रूबियोला। क्या है, रूबियोला। क्या है, रूबियोला। आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मिजल्स का अदर नेम क्या है। जो पंजाब में पेपर हुआ था, पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था जो एनएम का बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी के द्वारा जो करवाया गया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिजल्स का अदर नेम क्या है, रूबियोला। क्या है, रूबियोला। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो कॉप्लिक स्पॉट है वो किस डिजीज का प्रमुख सिम्टम है 42 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, मिजल्स। किस क्या रहेगा, सी, मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, AF
पी सर्विलेंस का संबंध निम्न में से किससे है? AFP। ए ऑप्शन पोलियोमाइलाइटिस, बी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन एड्स एंड डी ऑप्शन मलेरिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जो AFP है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट, क्या है? एक्यूट। F से फ्लेसिड, क्या है? फ्लेसिड। एंड P से पैरालाइसिस, क्या है? पैरालाइसिस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ए, पोलियोमाइलाइटिस से ये क्या है? संबंध है। AFP, एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइसिस। अगर इसके केसेस किसी बस्ती में, यहाँ क्या किसी कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे सर्विलेंस की जाती है और उसकी रिपोर्ट क्या की जाती है? अपने से जो बड़े अधिकारी है उसको भेजी जाती है, तो इसे AFP सर्विलेंस कहते हैं। तो ये किससे संबंध रखता है? पोलियोमाइलाइटिस से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओम्फेलाइटिस? ए ऑप्शन इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, बी ऑप्शन इन्फ्लामेशन ऑफ प्लेसेंटा, सी ऑप्शन इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बलाइकल एंड डी ऑप्शन इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 44 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा अम्बलाइकल की जो नाभि है उसकी स्वेलिंग क्या कहलाएगी? ओम्फोलाइटिस। ओम्फेलाइटिस क्या कहलाएगी? ओम्फेलाइटिस कहलाएगी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सामान्य मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रारंभ हो जाने के बाद 6 मंथ या इससे अधिक समय के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद हो जाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन क्रिप्टोमेनोरिया, बी ऑप्शन प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया, सी ऑप्शन सेकेंडरी एमिनोरिया एंड डी ऑप्शन प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होता है। आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया लेकिन उसके बाद में लेडीज़ में क्या होता है, फीमेल में, कि 6 महीने या अधिक समय के लिए क्या है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। जैसे कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई है, अगर उसकी डिलीवरी के बाद में 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं तो उसमें अगर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो सही से होता है, ओवुलेशन भी होता है, शेडिंग है वो भी होती है, लेकिन क्या होता है कि जो रूट है, वेजाइनल रूट है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी आ जाती है तो क्या होता है कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो क्या होती है? बाहर नहीं निकल पाती। तो इसे क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। अगर प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रही है, प्यूबर्टी से पहले, तो उसे प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया के नाम से जाना जाता है। प्यूबर्टी जो 16 वर्ष की उम्र के बाद भी, 16 उम्र के बाद भी क्या नहीं, पीरियड नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहे हैं, तो इसे प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कि प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया, तो इसमें क्या होता है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल में कि प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं आना, यानी 13 साल की लड़की है तो उसके जो पहले पीरियड नहीं आए थे 13 साल से पहले, तो उसे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया कहेंगे। अगर 16 साल की उम्र के बाद में भी पीरियड नहीं पाए जाते हैं फीमेल में तो इसे प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया कहते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेकेंडरी एमिनोरिया रहेगा। सेकेंडरी एमिनोरिया की कंडीशन कब कब देखने को मिलती है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? इंडिया में कब प्रारंभ किया गया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? ए ऑप्शन 1986, बी ऑप्शन 1987, सी ऑप्शन 1992 एंड डी ऑप्शन 2002। अगर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात की जाए आपसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया, अगर आपसे फेज पूछी जाए तो फेज़ का आपको अलग आंसर देना है, और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोग्राम कब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग कब हुई, तो इसमें आपको
अलग आंसर देना है। तो क्या देना है कि 46 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 46 नंबर में 46 में हमारा राइट आंसर रहेगा 1987, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फर्स्ट फेज यानी NACP की फर्स्ट फेज की शुरुआत कब हुई, तो 1992 में। और नाको की स्थापना, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1992 में इसकी हुई थी। अब कौन सी फेज चल रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने नेशनल जो प्रोग्राम करवाए हैं मैंने इसकी फेज के बारे में बताया है। एड्स की फेज कौन सी फेज चल रही है, वो कब से कब तक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स में पानी का एग्जामिनेशन करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन ऑस्कल्टेशन, बी ऑप्शन परकशन, सी ऑप्शन पाल्पेशन एंड डी ऑप्शन इंस्पेक्शन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। ये क्या है, एग्जामिनेशन करने की 4 मेथड है, आपको ये भी ध्यान में रखने हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है इसको भी आपका ध्यान में रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लंग्स में पानी का एग्जामिनेशन करने के लिए पानी भर गया है तो उसके अंदर एग्जामिनेशन करना है हमें पेशेंट का, तो किस तरह से करेंगे, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा परकशन, यानी हम धमनी के उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, को साउंड उत्पन्न करके परकशन के द्वारा क्या करेंगे, हम लंग्स में पानी की जो ऑब्जर्वेशन है, एग्जामिनेशन है, वो करते हैं। अगर धड़कन सुनने की आवाज़ सुनने के लिए क्या किया जाता है, किसी यानी लंग्स की जो आवाज़ है या नॉर्मल आवाज़ है, जैसे हार्ट की साउंड है, बच्चे की साउंड, जो फिटस है उसकी साउंड है, तो उसको सुनने के लिए ऑस्कल्टेशन का यूज़ किया जाता है। पाल्पेशन का यूज़ और इंस्पेक्शन का यूज़ कब किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंस्पेक्शन और पाल्पेशन का यूज़ कब किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक एक जो एग्जांपल है वो इसका देके आपको बताना है। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपिंग अप का संबंध निम्न में से किस रोग से है। ए ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, बी ऑप्शन स्मॉल पॉक्स एंड सी ऑप्शन पोलियोमाइलाइटिस, डी ऑप्शन एड्स। तो मोपिंग अप का क्या है कि मोपिंग अप में क्या किया जाता है कि कोई भी केस है, कोई भी कम्युनिटी है, उसके अंदर कोई भी ऐसा डेंजर केस आ गया है तो उसकी वजह से क्या करना, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन चलाना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा पोलियोमाइलाइटिस, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मोपिंग अप का संबंध किससे है, पोलियोमाइलाइटिस से है। अगर कम्युनिटी के अंदर जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसके केसेस पाया गया है, अगर उसकी कहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है वो पाई गई है, संभावना पाई गई है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मोपिंग अप करते हैं। कैसे कि उसके अंदर क्या करते हैं, अगर इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो गया है फिर भी क्या करते हैं कि इम्यूनाइजेशन जो PPI है प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन है उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे वर्ल्ड पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो वहाँ पे पिलाई जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंटरवल इन ओलिगोमेनोरिया इज, ओलिगोमेनोरिया में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके बीच का जो इंटरवल है वो कितना पाया जाता है। ए ऑप्शन 18 से 20 दिन, बी ऑप्शन मोर देन 35 डेज एंड सी ऑप्शन लेस देन 28 to 30 डेज एंड डी ऑप्शन इरेगुलर एंड एसाइक्लिक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ओलिगोमेनोरिया में। ओलिगोमेनोरिया क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओलिगोमेनोरिया क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर रहेगा मोर देन 35 डेज, यानी 35 डेज से अगर ज़्यादा इंटरवल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच का तो उसे ओलिगोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। अगर जो इंटरवल है वो कितना हो, 18 से 20 दिनों का हो, तो उसे कौन से पोलीमेनोरिया के नाम से जाना जाता है, कौन से पोलीमेनोरिया के नाम से उसे जाना जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टर्म के समय अम्बलाइकल कॉर्ड का व्यास कितना होता है। ए ऑप्शन 1.5 cm, बी ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 2 इंच
एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबोव, यानी ट्रम्प के समय अगर अम्बिलिकल कॉर्ड है तो उसको अगर काटा जाए तो जो उसकी गोलाई है, व्यास है, उसके बारे में बात की जा रही है कि ये कितना होता है। अगर ट्रम्प के समय अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई के बारे में बात की जाए तो लंबाई कितनी होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर। 50 से 60 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई होती है। अगर यहाँ पे आपसे व्यास के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ की उसकी मोटाई, गोलाई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन में ए 1.5 cm क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका व्यास देखने को मिलता है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।